हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज नन अदर देन ह्यूमन राइट्स। देखिए, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार बोलते ना, एक ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इंटरनेशनली इन ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है थ्रू वेरियस डिक्लेरेशन एंड वेरियस कवेनेंट्स। जैसे कि आपने इन सब का तो नाम सुना होगा, यूडीएचआर। चलिए गाइज, मैं आपको ना बिना कोई देरी करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सीधा मैं टॉपिक में बता रहा हूँ। तो जैसे यूडीएचआर है, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप सभी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा। वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ के जो है बहुत 5 पार्ट्स होते हैं, 5 या 6 एग्जैक्टली। आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे होता है जनरल असेंबली, है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये सब तो बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। आईसीजे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। और एक इसमें होता है सेक्रेटरीट, जैसे सचिवालय होता है हमारा, जहाँ पे सारे ऑफिशियल काम होते हैं। एक केंद्र का सचिवालय होता है जो दिल्ली में है, सेंट्रल सेक्रेटरीट। और हर किसी राज्य का अपना अपना सचिवालय होता है जिसे स्टेट सेक्रेटरीट बोलते हैं, जहाँ पे हिंदी में अगर हम उसे बोलें तो सचिवालय होता है वो। तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन का अपना एक सचिवालय है जिसे सिर्फ सेक्रेटरीट बोलते हैं। और भी इसमें तमाम 3 ऑर्गेनाइजेशन और हैं, 3 संस्था और हैं, इंस्टीट्यूट्स और हैं। इसका आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क। फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता रहा था यूडीएचआर। यूडीएचआर का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। और साथ में 2 इंटरनेशनल कोवेनेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसका नाम है नन अदर देन, एक है ICCPR, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा आपको। दूसरा जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। और ऊपर वाला हो जाएगा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। देखिए, आईसी से तो आप समझ ही जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरनेशनल कोवेनेंट, ऊपर लिख देता हूँ इंटरनेशनल कोवेनेंट। ठीक है। और सीपीआर, सीपीआर मतलब होता है सिविल एंड पॉलिटिकल। बाकी जो आर है वो होता है राइट्स, यानी कि तुम्हारे अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है। वहीं पे अगर बात करें आईसीएससी की, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे राइट्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे जो कि सिमिलर रेप्लिकेट करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उससे। अब फर्दर जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो इसको हमने ह्यूमन राइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ह्यूमन राइट्स को हम जब 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला जो कैटेगरी है स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड राइट्स। तो जैसे कि आप नाम से ही सजेस्ट कर सकते हैं कि जो कि स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड है, मेंशन्ड है। और ये कौन से हो सकते हैं? ये यही 2 हैं जो मैंने ऊपर आपको बताए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, क्योंकि ये इन कोवेनेंट द्वारा स्पेशली एन्यूमरेटेड है। दूसरा इसका सेम, इसका उल्टा हो जाएगा नॉन स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड राइट्स, जो कि एज सच कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स तो हैं। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी हो जाती है अन एन्यूमरेटेड एन्यूमरेटेड राइट्स which have not been specifically recognized, right, which are not recognized। ठीक है। फॉर द टाइमिंग आप लोग के लिए एक क्वेश्चन और है कि हमारे वर्ल्ड में टोटल कितनी कंट्रीज हैं विच आर बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं 195 मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज, 195 देश ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली और रिकॉग्नाइज्ड हैं यूएन द्वारा। और इसके अकॉर्डिंग वही लोग जो है अच्छा आपस में ट्रेड कर सकते हैं अगर इनकी इस देश को जो है मान्यता मिली हुई है। और देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक देश को देश होने के लिए 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 या 5, कि सबसे पहले उस स्टेट की एक स्पेसिफिक टेरिटरी हो, एक सर्टेन पॉपुलेशन वहां पर रहती हो। ठीक है।
और भी जैसे दो हैं, वो क्या हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे देखिए इंटरेस्ट आता है ना, दो तरफ इंटरेक्शन करने से। ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग हमने 3 टाइप के ह्यूमन राइट्स देखे, स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड राइट्स, नॉट स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड राइट्स, तीसरा जो है वो हो जाएगा अनएन्यूमरेटेड राइट्स विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। बात करें स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड राइट्स की, तो ये ऐसे राइट्स हो जाएंगे जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कहाँ पर, यूडीएचआर में, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से राइट्स यूडीएचआर में मेंशन्ड है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स मैंने आपको बताए थे ये वाले, इन दोनों में भी मेंशन्ड है। इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड राइट्स। तो चलो लगे हाथों अब आपको मैं बता भी देता हूँ कि कौन कौन से राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं, और कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में आते हैं। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की पहले बात करते हैं, और हम कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा राइट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक फंडामेंटल राइट से सिमिलर मैच करता है। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल कोवेनेंट जारी किया है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ, यूडीएचआर फुल फॉर्म मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसको भी मेंशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले मैं बात करता हूँ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की। तो देखिए सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को हम कंपेयर भी करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स से, कहाँ कहाँ पर ये दिए हुए हैं, ठीक है। बेसिकली जितने फंडामेंटल राइट्स हैं और जितने डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पर ये राइट्स दे रखे हैं। तो देखिए एक टेबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हाथ से ही बना लेता हूँ कि मैंने एक ऐसे लाइन खींची, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींची, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैं जो है लिखूंगा यूडीएचआर के अंदर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वहीं पे मैं लिखूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। यहां पर जो है मैं यूडीएचआर का इस साइट पे मैं लिख दूंगा कि कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। यूडीएचआर का जैसे मैंने अभी बताया ना कि 30 आर्टिकल्स है, तो कौन सा आर्टिकल में है वो यहाँ पर लिखूंगा मैं, यूडीएचआर के आर्टिकल नंबर, और वो राइट्स क्या है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा। यहाँ पर राइट्स के नाम होंगे, यहाँ पे उन आर्टिकल का नंबर हो जाएगा, आर्टिकल नंबर ऑफ यूडीएचआर, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लेना। तो जैसे मैं पहली टेबल बना रहा हूँ, टेबल लंबी हो सकती है। पहली टेबल में अगर बना रहा हूँ तो पहली टेबल में मैं लिखूंगा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 में दे रखा है, आप सभी को पता होगा। और सिमिलर राइट जो है हमारे यूडीएचआर में आर्टिकल नंबर 3 में दे रखा है, और इसका नाम क्या है, राइट टू लाइफ लिबर्टी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रखा है, एंड और यहाँ पे यूडीएचआर में रखा है राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। तो इसी से प्रभावित होकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में इन राइट्स को जोड़ा गया है। आर्टिकल 3 में ये राइट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगले राइट की मैं आपसे बात करता हूँ। अगला राइट जो कि यूडीएचआर में दिया हुआ है वो है प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी। और यही चीज जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 23 में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि नाम से है शायद प्रोहिबिशन ऑन एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, दो राइट्स वहां पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सिमिलर चीज जो है आपको आर्टिकल 4 में देखने के लिए मिल जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट जो कि यूडीएचआर के आर्टिकल नंबर 7 में दे रखा है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। देखिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमारे उसमें आर्टिकल 15 में दे रखा है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे भारत संविधान के आर्टिकल 14 में दे रखा है। अब गाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर है, जिसमें आपको 5 टाइप की रेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। वो 5 टाइप की रेट्स क्या हैं, 2 रेट्स तो मैं आपको बता देता हूँ, राइट ऑफ मैंडेमस, राइट ऑफ प्रोहिबिशन। बाकी के 3 राइट जैसे राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस, राइट ऑफ सर्ट्यूरारी, एंड एक राइट मैं अभी भूल रहा हूँ, वो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे
UDHR के आर्टिकल नंबर 8 में दे रखा है, राइट टू इफेक्टिव रेमेडी। ठीक है, अगर आपको इलीगली अरेस्ट कर दिया जाता है, मनमानी तरीके से आपको जो है डिटेन कर दिया जाता है, तो उसके लिए आपको एक राइट दे रखा है आर्टिकल 22 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। खोल के देखिएगा आर्टिकल 22 को, तो यही सिमिलर राइट हमारा आर्टिकल नंबर 9 में दे रखा है। तो ये आप देख रहे हैं 3, 4, 7, 8, 9 ऐसे सीरीज से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इधर वाले जो आर्टिकल हैं वो UDHR के आर्टिकल्स हैं, इधर वाले जो आर्टिकल हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। चीज़ क्या है, यही चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो आर्टिकल 22 में हमें राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट दे रखा है। जैसे वहाँ पे बता रखा है, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करेगा तो वो जो है अपना क्लियर टैग वहाँ पर उसका नाम वगैरह होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसने पेश करना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रेवल। आपको अपने पसंदीदा वकील की हेल्प लेने की इजाज़त हो सकती है क्या, होगी। तो ठीक है, तो आर्टिकल 9 में जो UDHR का आर्टिकल 9 है, इसमें दे रखा है राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो कि आर्टिकल 13 में दे रखा है, यहाँ पर 13 क्लॉज 1 में बेसिकली UDHR की। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं आप इसे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से आप कंपेयर करेंगे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज D, जो बात करता है किसकी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर आप इस राइट को समझ गए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राइट है। ठीक, स्टेट भी अपना मनमानी नहीं कर सकता इसमें। फिर एक अगला बेहद इंपॉर्टेंट राइट जो आपको दे रखा है, वो हर कोई चाहता है कि हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी होगी। राइट टू प्रॉपर्टी एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उनको रहने की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वहाँ पे वो अपना खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं बिना किसी डर झिझक के। अपना घर अपना होता है। तो आर्टिकल 8 में, UDHR के आर्टिकल 8 में आपको दिख जाएगा राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। तो ये सिमिलर राइट जो है आपको, राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड राइट नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको मेंटेन करने के पूरे हकदार हैं, आपसे कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता, एक्सेप्ट गवर्नमेंट, एंड दैट टू फॉर द पब्लिक पर्पज। कोई रोड अगर वो निकालना चाहती है, हाईवे निकालना चाहती है, और आपका घर, आपका प्लॉट, आपकी ज़मीन उसके आड़े में आ रही है, तो आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी से वंचित किया जा सकता है। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को आपको रिहेबिलेट करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर किसी जगह पर रिहेबिलेट नहीं करेगी तो उसके लिए आपको रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन अमाउंट जिसे बोलते हैं, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी से आपको वंचित कर दिया, यहाँ से कहीं हाईवे जा रही थी तो आपकी दुकानें, मकान टूटने लग गए, और उसकी जगह होगा क्या, गवर्नमेंट आपको उस सर्किल रेट के हिसाब से एक पर्टिकुलर रेट देगी। जैसे 13 लाख रुपए 13 लाख रुपए कोई प्लॉट का रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको रेट दे देगी जितनी भी एरिया आपकी है। तो ये जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले ये फंडामेंटल राइट था। ठीक है, आर्टिकल 31 में ये मेंशन था। और 19(1) में भी, 19(1)(f) में इसका जिक्र हुआ करता था। 19(1)(f) इससे रिलेटेड आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 31 पे ये था पहले, अब इसको हटा के रिप्लेस कर दिया कहाँ पे, नाउ इट इज़ इन आर्टिकल 300A। यही जो मेरी थिक लाइन बनाने का कारण यही है। अब जो है 300A में दिखेगा, नाउ इट इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट। आर्टिकल 19 के जो सब क्लॉजेज में जो राइट्स दे रखे ना, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन, वो सिमिलर मैच करते हैं इसके आर्टिकल 18 में। जो सॉरी गाइस, सॉरी, एक यहाँ पे मैं थोड़ा गलती कर चुका हूँ। ये वाला जो आर्टिकल 8 मैंने बताया था, ये आर्टिकल नंबर आर्टिकल 17 है। यानी कि UDHR के आर्टिकल 17 में आपको जो राइट दे रखा है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड राइट नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी दे रखा है। वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो मैं राइट लिखने जा रहा हूँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कुछ भी सोचने का अधिकार आपको है, लेकिन अच्छा सोचिए, है ना। लॉ इज़ नथिंग बट द हाईएस्ट कॉमन सेंस। आप जग कल्याण के लिए सोच सकते हैं। रोड में जितने लोग ऐसे बेघर घूम रहे हैं, उनको आप घर दिलाने का काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं गोला बारूद लेके किसी बम वम से संसद को उड़ा दूंगा या किसी लोग को नुकसान पहुंचा दूंगा, तो वो नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, ये जो आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ
थॉट, कॉन्साइंस एंड रिलीजन। ये आर्टिकल जो है आपको आर्टिकल नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 25(1) बेसिकली। और यहाँ पे मैं ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसे 17 और ये 18। ठीक है गाइस। फिर यूडीएचआर का सबसे अच्छा राइट जो मुझे लगा वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। कि आपको क्या लगता है और जो आपको लगता है वो आपको एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि आपने अपनी बात जो आपको लग रहा है अपने मुंह में आई, और मतलब आपके दिमाग में आई और आपने मुंह में ही दबा ली, उसका क्या फ़ायदा जब तक आप उस बात को एक्सप्रेस ना कर सको। तो यही चीज़ है राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल 19 में दे रखी है यूडीएचआर के, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल 19(1) में आपको दे रखी है। आर्टिकल 19 जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आपको जो 4-5 राइट यहाँ पर आर्टिकल 19 में दे रखे हैं, अगर वो आपको याद हो जाते हैं तो आप जो है पूरे संविधान से खेल सकते हैं। बस आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो राइट हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये लिमिटेड है। फिर अगेन यहाँ पर मैं राइट के नाम लिखने जा रहा हूँ आपके पास, जो कि यूडीएचआर में है और जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूडीएचआर एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल नंबर लिखूंगा, यहाँ पर जो है बीचों बीच में मैं लिखूंगा उस राइट का नाम। ठीक है, कुछ राइट मैंने पीछे करवा दिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग ना, मैं आपको बताऊं, जो है किसी धरने पे बैठ जाते हैं, ठीक है, अपनी मांग पूरी करवाने के लिए वहाँ पे हो हल्ला करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पीसफुल असेंबली। वहाँ पे हथियार वगैरह यूज़ नहीं करते ना, लाठी डंडे इस तरह का अगर यूज़ नहीं होता, उसी को बोलते हैं पीसफुल असेंबली। आपने देखा होगा सचिवालय के सामने लोग, सरकार जब बच्चे सरकार से जॉब वगैरह वैकेंसीज नहीं आती तो उस टाइम पे वो धरने पे बैठ जाते हैं। तो इस राइट का नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबली, पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। ठीक है, ये जो हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में दे रखा है। ठीक है, वहीं पर यूडीएचआर की मैं अगर बात करूं तो राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन आर्टिकल 21 में दे रखा है, 20 क्लॉज 1। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट, राइट टू इक्वल एक्सेस, एक्सेस टू पब्लिक सर्विस। ठीक है, ये जो राइट दे रखा है ये कहाँ दे रखा है, ये आर्टिकल 16 में दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वो भी कौन से क्लॉज में, आर्टिकल 16(1) में, कि भाई पब्लिक सर्विस अगर सरकारी जॉब है तो उसमें जो है ब्राह्मण का बच्चा भी बैठेगा, ठाकुर का बच्चा भी बैठेगा। ये इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है सबसे बुरी चीज़ लगती है मुझे। और दलित का बच्चा भी बैठेगा, एक SC ST का बच्चा भी बैठेगा, OBC का बच्चा भी बैठेगा। तो वैसे तो सारे बच्चे समान ही हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम है बाद में बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर देती है। बच्चों में हीन भावना लेके आती है कि ये इस कास्ट से है, ये उस कास्ट से है, ये इस धर्म से है, ये उस धर्म से है। तो इन्हीं खेलों में जो है पूरी पॉलिटिक्स होती है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यूडीएचआर के अंदर यही जो है आर्टिकल 21 सब क्लॉज 2 में देखने के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यूडीएचआर की एक वो बुक आती है या फिर एक एक्ट आता है, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास ले लीजिएगा। अगर हो सकेगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा वहाँ से। अब देखिए ये जो टॉपिक है, जो ये वाला जो आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला जो राइट है ना, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये अपने आप में एक बहुत ही वाइड राइट है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये यूडीएचआर के आर्टिकल 22 में दे रखा है। ठीक है, और ये जो है
हाँ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला जो राइट है बहुत जगहों में दे रखा है, जैसे आर्टिकल 29(1), ठीक है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39(a। अभी देखेंगे वन बाय वन एक्चुअली कहते क्या हैं। आर्टिकल 41, 42, आर्टिकल 43, 45, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47, ठीक है। फिर एक राइट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियंस। राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो देखिए ये जो राइट्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया राइट टू सोशल सिक्योरिटी, इसी राइट से डेवलप हुए हैं बहुत सारे एक्ट, जैसे ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सुना होगा आपने। या जब कोई व्यक्ति जो है रिटायर्ड हो जाता है, पेंशन आ जाता है, या फिर जॉब में भी होता है, तो कुछ फंड उसकी सैलरी से कटता है, ताकि वही फंड उसके रिटायरमेंट में, उसकी मैच्योरिटी एज में उसको मिल जाए, और वो अपनी उसकी एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी हो जाए। कोई उसको जो है ललकारे ना, अपनी जो है अपनी खुद की उसकी पेंशन होगी, तो वो जो चाहे जहाँ जा सकेगा, कुछ भी खाना चाहे वो खा सकेगा, क्योंकि इनके बुढ़ापे का सहारा होता है। आपको पता है कि आज की सोसाइटी कितनी क्रूअल है। बच्चे अपने माता पिता को नहीं पूछते, दे आर जस्ट क्रेजी इन देयर वाइफ्स, इन देयर चिल्ड्रंस। वो भूल जाते कि हमें जिसने बड़ा किया, हमें जिसने पाला पोषा, उनके भी तो कुछ राइट्स हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये वाला जो है राइट लेके आई है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, और इसको अडॉप्ट भी किया है। वहीं पे बात करें राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियंस, ये आर्टिकल 23(4)(a) में दे रखा है। आर्टिकल 23(4) काहे का है ये? यूडीएचआर का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये सारे यूडीएचआर के हैं। और इधर अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, यानी आर्टिकल 19(1) का क्लॉज सी। अब देखिए ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने से मतलब आप क्या समझ सकते हैं, जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके लीडर्स वगैरह होते हैं, तो एक तरीके की आपने यूनियन बनाई अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आपके वेजेस वगैरह कम कर रही है एम्प्लॉयर जो है आपका, भी आपको कम तनख्वाह दे रहा है, फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप लोग मिलजुल के उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब होता है राइट्स। तो अभी तक जो मैंने आपको बताए थे, ये मैंने आपको बताए थे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब मैं आपको जो दूसरा वाला कोविनेंट है, जो कि है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ICESCR जिस नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर मैं नाम भी मेंशन कर दे रहा हूँ। इसको हम जैसे ऊपर हमने कंपेयर किया, यहाँ पे यूडीएचआर के आर्टिकल नंबर, यहाँ पे राइट्स, क्या राइट्स हैं, और यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर, ठीक है। तो यूडीएचआर के आर्टिकल नंबर कौन सा है, कौन सा राइट है, और वही जो राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राइट टू वर्क। तो ये वाला जो राइट है, राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। तो इस लाइन से आप समझ रहे हैं, पहली बात तो आपको राइट टू वर्क होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट फ्री चॉइस होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कंपलसरी आपको जो है कोई कह रहा है कि करो करो काम करो, नहीं। आपको लगता है कि आपको काम करना है तो आपको करना है, नहीं लगता है तो कुछ और करो, बिजनेस करो। इसीलिए इस राइट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में ना डाल के आर्टिकल 41 में डाल रखा है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलती है तो आप जो है स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकते, हमें जॉब दो, हमें जॉब दो। आपको खुद का रोजगार खोलना पड़ेगा। आप ऐसा रोजगार खोलो जिससे आप दूसरों को जॉब दो। आप बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं अभी, जिससे कि आप खुद का रोजगार खोल सकते हो और बहुत दूसरों को जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। यू कैन बिकम अ इंडस्ट्रियलिस्ट टू। आप जो है नमक का कारोबार करो, चाय का कारोबार करो, मसालों का कारोबार करो, MDH मसाले सच सच, अपना ब्रांड बनाओ, फर्म खोलो, सोसाइटी खोलो, कॉलेज खोलो, कुछ भी खोलो। डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड हाउ अवेयर यू आर एंड द सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
डिपेंड्स ऑन मैनी अदर थिंग्स, डिपेंड्स ऑन टेक्निकल नॉलेज। खैर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे हमारे डीपीएसपी में दे रखा है राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो आप लोग मुझे बताएं कहाँ पर दे रखा है। आर्टिकल 39 के क्लॉज डी में दे रखा है राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। और यही सिमिलर राइट जो है यूडीएचआर में आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 में दे रखा है। और ये जो ऊपर वाला राइट है ये आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में दे रखा है। काहे का? यूडीएचआर का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने इस साइड पे लिखे हैं। और कैसे राइट हैं? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट मुझे यहाँ पर लग रहा है, राइट टू रेस्ट एंड लेजर, आराम करने का राइट। आप आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम मत करो। आर्टिकल 24। और ये सेम चीज़ मेंशन है हमारे आर्टिकल 43 में। अब आर्टिकल 43 खोल के देखना, ठीक है। आर्टिकल 44 आपको पता है क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, आर्टिकल 44 में है। लेकिन आप आज आर्टिकल 43 खोल के देखना, मज़ा आएगा। फिर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 47, कहाँ पे आप देखोगे? डीपीएसपी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें देखना क्या लिखा हुआ। एक वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, फॉर पर्सन एंड हिज फैमिली। सिंपल सी बात ये करता है कि जो भी व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो उसके पास एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, यानी कि उसको इतनी सोर्स प्राप्त करने का मौका होना चाहिए ताकि वो और उसकी फैमिली बढ़िया करके जो है एडिक्वेट तरीके से जी सके, अच्छा खा सके, अच्छा पी सके, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सके, अच्छी एजुकेशन ले सके। बिकॉज एज पर मी, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट अ पर्सन शुड होल्ड इन हिज लाइफ। गाइस चलो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट मैं आपको बताता हूँ, जो कि दोनों ही सोशल राइट भी है और सिविल राइट भी है। वो है गाइस राइट टू मैरी, ठीक है। यहाँ तक मैंने फिनिश कर दिया है, आज के लिए इतना ही है। ये राइट आपके लिए काफ़ी है, इसे देख लीजिएगा। राइट टू मैरी, ठीक है गाइस। ये जो है राइट टू मैरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट मुझे लगा, क्योंकि इसी से आपका जो है फैमिली का आगे उत्थान होगा, आपके ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे जो कि आपकी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। अब ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग मुझे बताएं कि राइट टू मैरी यूडीएचआर में या फिर किसी इंटरनेशनल कोविनेंट में सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल राइट्स में कहीं पर दिया हुआ है, और कहाँ पे दिया हुआ है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा राइट लगता है, हर किसी के पास है और होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे जीनोसाइड की। आपने नाम सुना होगा, नरसंहार इसे बोलते हैं। यानी कि देखिए, साइड मतलब होता है किलिंग, साइड का मतलब होता है किलिंग, और जीन मतलब होता है पीपल, लोग, उनकी पूरी की पूरी जीन्स, एक पूरा का पूरा जो है कम्युनिटी, उसका जो है वध कर देना, इसे बोलते हैं जीनोसाइड। यही चीज़ हुई थी जब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जब जर्मनी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ब्रिटेन से, है ना। तो जब हिटलर का राइज हुआ था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिली थी। तो जीनोसाइड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।